भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 कहता है कि भारत की सरकार का ये कर्तव्य होगा कि देश को वैज्ञानिक सोच की तरफ और प्रगतिशीलता की तरफ ले जाए। देश में वैज्ञानिक सोच पैदा करना और प्रगतिशीलता की ओर अग्रसर करना समाज को, ये भारत की सरकार की जिम्मेदारी होगी। लेकिन आज वर्तमान दौर में 2014 के बाद हम क्या देख रहे हैं कि सरकार के मंत्री, सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधि और सरकार से जुड़े संगठन सबसे ज़्यादा अंधविश्वास फैलाने में, अफवाहें फैलाने में, ज्ञान विज्ञान विरोधी बातें फैलाने में और तर्कहीन बातें फैलाने में, जिनके कोई तर्क नहीं होता, सबसे आगे रहते हैं। अभी हाल की घटना है, 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस था। अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के सीनियर नेताओं में गिने जाते हैं, पहले मंत्री भी थे केंद्र में, गोली मारों के लिए बदनाम थे, वो अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के एक जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों से बात कर रहे थे। आपने वो वीडियो देखी होगी, काफ़ी चर्चित रही है सोशल मीडिया पर भी, और मुख्य मीडिया ने तो आजकल ये चीज़ें दिखानी बंद कर दी हैं। तो बच्चों से पूछ रहे थे कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो एक बच्चे ने जवाब दिया कि नील आर्मस्ट्रांग। हालांकि ये जवाब गलत था। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर जाने वाले पहले आदमी थे। अंतरिक्ष में जाने वाले यूरी गागरिन थे, जो रूस के नागरिक थे, रूसी वैज्ञानिक थे। तो लेकिन बच्चे ने कोशिश तो की, वो थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, उसने चांद पे पहली बार जाने वाले आदमी का नाम बता दिया, नील आर्मस्ट्रांग। वो थोड़ा ही गलत था। तो अनुराग ठाकुर को अगर जानकारी थी तो उसे सही जानकारी देते, बताते कि नहीं यूरी गागरिन था, या उनके टीचर बताते। लेकिन अनुराग ठाकुर कह रहे हैं गलत जवाब। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति हनुमान थे। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। और ये अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि अंग्रेज़ों ने हमें गलत सिखाया, अंग्रेज हमें गलत बताते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग गए थे। यानी कि अपनी अज्ञानता पे उन्हें गर्व है, अपनी अज्ञानता पे खुश हैं वो। जो सच्चाई है, जो वैज्ञानिक बातें हैं, जो तर्कपूर्ण बातें हैं, जो कोर्स में पढ़ाया जाता है, जो उसे कह रहे हैं कि ये तो हमें बहकाएगा, ये गलत है। हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे। और ये वो अनुराग ठाकुर हैं जो अपने बेटे को विदेश में पढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं विदेशियों ने, अंग्रेज़ों ने हमें गलत ज्ञान दिया है। अगर विदेश में गलत ज्ञान दिया जाता तो आप अपने बेटे को विदेश में क्यों पढ़ा रहे हो? उसे भारत में ही पढ़ाओ, और बल्कि किसी गुरुकुल में पढ़ाओ या आरएसएस के शिशु मंदिर में पढ़ाओ। अपने बच्चों को तो टॉप यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, विदेशों में भेजेंगे, उन्हें अफसर बनाएंगे, और बाकी देश को अंधविश्वास परोसेंगे, उन्हें कुशिक्षा देंगे। अब ये हनुमान को पहला अंतरिक्ष यात्री क्यों कहते हैं? पुराणों में एक कथा आती है, सबने सुनी होगी, कि हनुमान जी ने बचपन में सूर्य को सेव का फल समझ के मुंह में दे लिया था। वो रामचरितमानस से भी तुलसीदास ने लिखा है कि बाल समय रवि भक्ष लिया, तभी चारों लोक भया अंधियारा, तीनों लोक भया अंधियारा। यानी कि बचपन में सूर्य को निगल लिया था, जिससे तीनों लोकों में अंधेरा हो गया। अब कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। अब ये पौराणिक कहानियाँ या साहित्य, लिटरेचर, उसमें बहुत सी बातें प्रतीकात्मक होती हैं। उन कथाओं के कुछ प्रतीकात्मक अर्थ होते हैं। वो कई बार मनोरंजन के लिए भी होती हैं, कई बार कोई प्रतीकात्मक जानकारी, उनके गहन अर्थ, जो गूढ़ अर्थ हैं, वो हमें समझने होते हैं, हमें अपने विवेक का प्रयोग करना होता है। कभी भी साहित्य को ज्यों का त्यों नहीं पढ़ना चाहिए। साहित्य के अंदर, जो अंग्रेजी में कहावत है ना, बिटवीन द लाइन्स, साहित्य के अंदर छिपे हुए असली अर्थ को। परीक्षाओं में भी बच्चों से सवाल पूछा जाता है। कई बार कविता की पंक्तियाँ आती हैं, हम भी पढ़ते थे, हमसे भी पूछे जाते थे कि निम्नलिखित कविता का शाब्दिक अर्थ लिखिए और भावार्थ लिखिए। यानी उनके शब्दों के अर्थ कुछ और होते हैं, कई बार भाव कुछ और भी होता है। तो इसलिए अब लेकिन लोग समझने की कोशिश नहीं करते। और ख़ास तौर से आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग साहित्य को लोगों के बीच में ऐसे कह के पेश करते हैं कि साहित्य को इतिहास या धर्म ग्रंथ बता के पेश करते हैं। साहित्य होता है, साहित्य ना तो इतिहास होता है, ना साहित्य धर्म ग्रंथ होता है। साहित्य में, विशेष तौर से कविता में, कल्पना और अतिशयोक्ति एक उसके अनिवार्य अंग हैं। कविता में थोड़ी कल्पना भी होती है और थोड़ी अतिशयोक्ति भी होती है, और कई बार तो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति होती है।
वो कई बार उसमें अलंकार पैदा करने के लिए, उसमें रस पैदा करने के लिए, उसका सौंदर्य पैदा करने के लिए कविता का डाल दी जाती है, कि केवल खाली मनोरंजन के लिए डाल दी जाती है। और कई बार उसके कुछ गूढ़ प्रतीकात्मक अर्थ भी होते हैं, जिन्हें अगर हमारे अंदर ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, उन्हें समझने की क्षमता नहीं है, इतना विवेक नहीं है, तो हम कविता को समझ नहीं सकते। और ऐसे लोगों को, अज्ञानी लोगों को कविताएं पढ़नी भी नहीं चाहिए। अब कोई ये पूछे कि ये कहते हैं कि बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को मुंह में दे लिया, तो ये जुगतु अर्थ नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये भौतिक अर्थ नहीं है उसका, ये अविद्यात्मक अर्थ नहीं है, ये लक्षणात्मक अर्थ है। सूर्य को कैसे मुंह में दे सकते हैं? कैसे पहुंचे होंगे सूर्य तक? सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है आकार में, जो उसके जो वो है क्षेत्रफल। और आयतन में अगर उसका आयतन निकाला जाए तो पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख पृथ्वियाँ, तो 13 लाख पृथ्वियाँ समुद्र के, उसके सूर्य के अंदर समा सकती हैं। इतना बड़ा आयतन उसका है। सूर्य का वजन पृथ्वी से 3,33,000 गुना ज़्यादा है। उस सूर्य को मुंह में दे लिया था। ये सोचने की बात है। और तापमान, इसका सूर्य का तापमान कितना है? आम तौर पे व्यक्ति के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में 37 डिग्री। जब बुखार होता है हमें तो हमारा तापमान 40 तक हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा तापमान जाएगा तो खतरा पैदा हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी अंदर का तापमान, जो शरीर का तापमान है, 37 सामान्य तौर पर रहता है, बुखार में 40-41 हो जाता है। बहुत ज़्यादा गंभीर कोई दिक्कत हो, कोई इन्फेक्शन हो तो 50 तक ज़्यादा से ज़्यादा झेल सकता है। 50 पे पहुँचते ही आदमी की मौत हो जाएगी। और बाहरी तापमान भी व्यक्ति 50-60 तक ही झेल सकता है, 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों में और बहुत मजबूत आदमी हो और उसे आदत हो तो हद से हद वो 100 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप बन के उड़ने लगता है। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बाहर का तापमान हो और उसमें आदमी हो तो उसके शरीर का पानी भी भाप बनने लगेगा और उसके सेल्स फट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और उसकी मौत तो हो जाएगी। थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके शरीर से भी भाप बनने लगेगी और वो धीरे धीरे वो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो भाप बन के उड़ सकता है। और सूर्य का तापमान पता है कितना है? सूर्य का तापमान है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। यानी जो 100 डिग्री सेल्सियस तक इंसान तापमान नहीं सह सकता, वो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस वाले सूर्य को कैसे मुंह में दे गया होगा? सूर्य से तो 1-2 लाख किलोमीटर दूर ही आदमी भाप बन के उड़ जाएगा। तो ये इस तरह की बातें करते हैं और बीजेपी के ज़्यादातर लोग करते हैं। और पता नहीं, हम आप देखिए आम आदमी में इतनी समझ होती नहीं या समझ डेवलप नहीं होने दी जाती। वैसे तो गाँव में बिना पढ़े लिखे लोग इन डिग्रीधारियों से ज़्यादा समझदार होते हैं। जो किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, वो इनसे ज़्यादा समझ रखते हैं। लेकिन ये तरह तरीके से उन्हें बुद्धू बनाने के लिए, उन्हें बहकाने के लिए तरह तरह की चीज़ें लाते रहते हैं। अभी पीछे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने एक बयान दे दिया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वो किसी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे कि श्री कृष्ण को माखन चोर बताना ये मुगलों की साजिश थी। एक तो हर साजिश को ये अंग्रेज़ों की और मुगलों की साजिश बताएंगे। भारत में जातिवाद भी इन्होंने ही पैदा किया, भारत में पर्दा प्रथा भी इन्होंने ही पैदा किया, भारत में छुआछूत भी इन्होंने ही पैदा की। फिर महाभारत में एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया था? अगर मुगल तो आए कल परसों 1526 में। और फिर जो है रामायण में शंभू की गर्दन क्यों काटी गई थी अगर जाति नहीं थी तो? फिर मनुस्मृति कब लिखी गई जिसमें वर्ण व्यवस्था लिखी हुई है? द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से क्यों मना कर दिया था? केवल उसकी जाति के कारण। और ये लोग लोगों को बहकाएंगे कि जातियां तो मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने बनाई हैं। एक और त्रिपुरा के पहले सीएम रहे वो विप्लव देव, वो भी ये अज्ञान में और मूर्खता में कंपटीशन करते हैं, बहुत आगे हैं। वो एक बार भाषण में कह रहे थे कि महाभारत के समय भारत में इंटरनेट था, इंटरनेट की सुविधा थी महाभारत के समय। देश वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के
धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। एक रमेश पोखरियाल निशंक जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और फिर गवर्नर भी रहे, वो भी एक दिन बयान दे रहे थे कि ज्योतिष जो है, जो हाथ की रेखाएं देख के जो वो बताते हैं, भविष्य बताते हैं, ये विज्ञान से भी बड़ी बड़ी चीज़ है। ये सारे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा, उन्होंने एक बार बयान दिया था कि सीता टेस्ट ट्यूब बेबी थी। एक बार मध्य प्रदेश में ओले पड़ गए थे, तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री से किसान मिलने गए, बीजेपी के सरकार में कृषि मंत्री से, कि जी ओले पड़ गए, फसल नष्ट होगी। तो उन्होंने सुझाव दिया खेतों में हनुमान चालीसा गाया करो, ओले नहीं पड़ेंगे। एक बार हमारे मुख्यमंत्री भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मथुरा गए थे, तो मथुरा के दुकानदारों ने उनसे शिकायत की, जी बंदर बहुत परेशान करते हैं, सामान लेके भाग जाते हैं, जो पर्यटक आते हैं उनका चश्मा छीन के भाग जाते हैं, मोबाइल छीन के भाग जाते हैं, बैग छीन के भाग जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये सुझाव दिया था। कोई ये तरीका नहीं बताया कि मैं प्रशासन को निर्देश दूंगा, कुछ इंतजाम करेंगे बंदरों के लिए, आपको खतरा ना हो, आपको परेशानी ना हो, कुछ ऐसा इंतजाम कर, नहीं, बोले हनुमान चालीसा गाया करो, हनुमान चालीसा गाओगे तो बंदर परेशान ही नहीं करेंगे। ये इनकी हालत है। गुजरात के पाठ्यक्रम में बीजेपी सरकार ने, गुजरात के सिलेबस में, स्कूल कॉलेजों में ये बात शामिल की, ये पढ़ाया जा रहा बच्चों को कि गांधारी के जो 100 बेटे थे, जो कौरव थे, दुर्योधन और उनके 99 भाई, वो स्टीम सेल तकनीक से पैदा हुए थे। स्टीम सेल टेक्निक तब आ गई थी इंडिया में। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात है। और कर्नाटक के सिलेबस में भी जब बीजेपी की सरकार थी, अब तो वहाँ कांग्रेस की सरकार है, इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी, तो इन्होंने एक पाठ, एक जो वो शामिल किया था, एक अध्याय पाठ्यक्रम की किताब में, कि सावरकर जब काला पानी की जेल में बंद थे, तो उनकी जो कोठरी थी, काल कोठरी में वो बंद थे, उसमें कोई दरवाज़ा नहीं था, कोई बाहर जाने का कोई खिड़की वगैरह भी नहीं थी। उसमें एक बहुत छोटा सा एक वो था, रोशनदान था, बहुत छोटा सा। तो उसमें से एक बुलबुल आती थी और बुलबुल के परों पर बैठ के सावरकर और पूरे भारत का भ्रमण कर जाते थे, अपने घर वर भी होकर जाते थे, बुलबुल के परों पर बैठ के। ये कक्षा में पढ़ाया जाता था बच्चों को। ऐसे जो है, ऐसे अज्ञान की बातें ये करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है उसका भी नाश कर दिया। उसमें सारे आरएसएस के लोग भर दिए हैं, बुद्धू टाइप के लोग जो काल्पनिक बातों में विश्वास करते हैं और जो पुराणों को और साहित्य को ही विज्ञान समझते हैं। इनकी अभी 2015 में मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने ये बाकायदा विज्ञान कांग्रेस की मीटिंग में प्रस्ताव पास किया कि हमारे जो ऋषि थे वैदिक काल में, वो गाय के गोबर से सोना बना देते थे, गाय के गोबर से सोना बनाने की कला जानते थे। और एक बात उसमें और भी कही गई थी उस विज्ञान कांग्रेस की मीटिंग में, कि हवाई जहाज और 40 इंजन का अंतरिक्ष यान हमारे पास मौजूद था वैदिक काल में। हमारे पास हवाई जहाज भी थे और 40 इंजन जिसमें थे उसका अंतरिक्ष यान मौजूद था। देश के जो टॉप 107 वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बाकायदा पत्र लिख के इसका विरोध किया, सरकार को पत्र लिखा कि आप भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मीटिंग में ऐसी बातें करेंगे तो विज्ञान को आप नष्ट कर देंगे, बच्चों के ज्ञान को नष्ट कर देंगे। तो ये स्थिति इनकी है कि इनका प्रवक्ता है, जो आजकल तो टीवी पर नहीं आता है, पहले बहुत आता था, अब सांसद भी हो गया है, संबित पात्रा। वो एक बार डिबेट में कह रहा था कि गाय का गोबर कोहिनूर से भी ज़्यादा कीमती होता है। ये इनका ज्ञान है। एक एंकर हैं इनके ही, जो गोदी एंकर हैं, वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से ही आते हैं। मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, राजनीतिक व्यक्ति का तो नाम लिया जा सकता है। वो एंकर मेरे साथ ही एक बार डिबेट में ये दावा कर रहे थे कि जो राम मंदिर जाएगा उसे अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अंत में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे महामानव, जो कि नॉन बायोलॉजिकल हैं, जो बाकी मनुष्यों की तरफ पैदा नहीं हुए हैं, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि इंडिया की या दुनिया की पहली सर्जरी जो थी वो गणेश के सिर की जगह हाथी का सिर लगाना था। वो लगा के जो सर्जरी की गई थी वो दुनिया की पहली सर्जरी थी। पहले सर्जन इंडिया में ही पैदा हुए। तो ऐसी जो अज्ञान की बातें और ऐसी बेसिर पैर की बातें जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के नेता फैलाते हैं और कुछ पत्रकार उनकी मदद करते हैं, ये भारत के संविधान का उल्लंघन है और भारत के संविधान का अपमान है और ये भारत को गड्ढे में ले जाने का षड्यंत्र है। ये
नौजवान पीढ़ी को अज्ञानी और अंधविश्वासी बनाने का षड्यंत्र है। और ये लोग चाहते हैं कि लोग ज्ञानवान ना बने, क्योंकि ज्ञानवान व्यक्ति सवाल करता है, तर्क करता है और अपने अधिकार मांगता है। लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप इनके झांसे में ना आएँ, इनकी मूर्खतापूर्ण बातों में ना आएँ, ज्ञान विज्ञान की तरफ बढ़ो। ज्ञान विज्ञान ही हमारी प्रगति का रास्ता खोल सकता है। नमस्कार, जय हिंद।